हाय फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं कैप्टन क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने भौतिक विज्ञान क्लास 10th की स्टार्ट की है, जिसको हम इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। उसका कुछ पार्ट पढ़ा दिए थे, उससे आगे हम आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कुछ मैं रिकैप करवा देता हूँ, जितना पढ़ाया हूँ उतना। आपको बता दूँ कि मैंने प्रकाश के बारे में बताया था। प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ये सभी मैंने बताया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले प्लीज़ आप वीडियो पिछला देख लीजिए, तब आप ये वाला वीडियो देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद मैं प्रदीप्त पढ़ाया था। जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। दोस्तों, ये सब हम बढ़िया से पढ़े हुए हैं पिछली क्लासों में। उसके बाद आया प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दोस्तों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जैसा कि हम देखते थे, प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में पड़ती है तो उस पर कण छोटी छोटी होती है वायुमंडल में, वो कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके बाद हम प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है, ये भी हम लोग पढ़े थे। इसके बाद पढ़े थे प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक मैंने पढ़ लिया था। अब इससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो फर्स्ट प्रकाश के किरण पुंज होते हैं अपसारी किरण पुंज, जिसको हम डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं। सेकेंड होता है समांतर किरण पुंज, जिसको हम पैरेलल बीम बोलते हैं। थर्ड होता है अभिसारी किरण पुंज, जिसको हम कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। दोस्तों, प्रकाश की किरण पुंज 3 प्रकार के होता है: अपसारी, समांतर, अभिसारी। अपसारी, समांतर, अभिसारी। दोस्तों, अपसारी में प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अपसारी। पैरेलल में प्रकाश एक दूसरे को समांतर दिखाई पड़ती है। और अभिसारी में प्रकाश की किरणें बहुत जगह से आकर एक निश्चित बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसको हम अभिसारी कहते हैं। ऐसे हम लोग अब लिख के डिटेल में पढ़ते हैं जो किसको क्या कहते हैं। दोस्तों, अब अपसारी किरण पुंज में आते हैं। तो इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है। अगर कोई पूछेगा अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। जैसे मैं एक फिगर के थ्रू बता रहा हूँ, बगल में शो करता होगा। ठीक है, ऐसे मैं भी बता रहा हूँ अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु है, क्या है? कोई बिंदु है। क्या बोले हैं? इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश निकलता है, ठीक है, अब फैल जाता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, आप समझ गए? इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है। इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, इसको क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आते हैं समांतर किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में पैरेलल बीम बोलते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है? इसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे को क्या होता है? समांतर होता है। इसमें प्रकाश की किरण क्या होता है? एक दूसरे को समांतर होता है। इसके डेफिनेशन में आते हैं। इसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे को समांतर होती है। दोस्तों, प्रकाश की किरण अगर कोई पूछ दे प्रकाश की किरण समांतर कब होती है, ये तो क्वेश्चन बन सकता है ना। कोई अगर सामने वाला व्यक्ति पूछ दे प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर कब होता है, तो उसको हम इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ,
उसको बोलेंगे कि बहुत दूर से आती हुई प्रकाश की किरणें, बहुत दूर से आती हुई प्रकाश की किरणें को हम समांतर किरण पुंज मानते हैं। होता है नहीं बोल सकते हैं, मानते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो चुका है कि बहुत दूर से आते हुए प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं हम, समांतर किरण पुंज। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सूर्य बहुत दूर है, उससे जो प्रकाश की किरण आता है उसको क्या बोल सकते हैं, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज उसको बोल सकते हैं। जैसे तारा को भी हम बोल सकते हैं। यानी बहुत अधिक दूर से आती हुई प्रकाश की किरणें को क्या कह सकते हैं हम, समांतर किरण पुंज। इसको हम एक तरह से देख सकते हैं फिगर के थ्रू। दोस्तों, समांतर किरण पुंज एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे, तो समांतर किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जैसे आपको बगल में चित्र भी बनता होगा, ऐसे मैं चित्र बना के बता रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे, तो समानांतर किरण पुंज, इसी को बोलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अभिसारी किरण पुंज पे आते हैं। ओके दोस्तों, अब आते हैं अभिसारी किरण पुंज में। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु बहुत आता है और किसी एक बिंदु पर आके मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी में एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है, समांतर में एक दूसरे के बीच समांतर, यानी कभी समांतर में एक दूसरे के समांतर रहता है किरण पुंज, और अभिसारी में प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आके मिलता है। जैसे इसमें लिखा है, इसमें प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसको हम, जैसे मैं आपको फिगर के थ्रू बताता हूँ। जैसे ये बिंदु है, पॉइंट है, इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आके मिलती है। इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आके क्या होती है, मिलती है। अब दोस्तों, ये टॉपिक पढ़ने के बाद अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों आते हैं अगला टॉपिक, पारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी। वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी। जैसे हवा एक प्रकार का पदार्थ है जिससे होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाता है। पानी, कांच, ये सब क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ होता है। जैसे में ऊपर लिखा, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी। पारदर्शी को इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। पारदर्शी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। देखिए, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे शीशा, हवा, जैसे दोस्तों, पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है शीशा, हवा, पानी, ईटीसी। बहुत कुछ हो सकता है जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसको हम बोल सकते हैं पारदर्शी। ये नहीं हम अब सोचिएगा कि ये शीशा लिख ले तो खाली शीशे होगा हवा लिखा है तो खाली हवा भी होगा। अपने मन से भी सोच सकते हैं,
दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ नॉलेजफुल बात ये होती है, अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये होती है जो अपने से कितनी कोई चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। सर को क्या होता है, सर तो एक मार्गदर्शक होते हैं, वो एक तरह से बताते हैं जी हाँ ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है, बट काम तो आपका ही करना पड़ेगा ना। इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अपारदर्शी। दोस्तों अब अपारदर्शी में आते हैं। अपारदर्शी को इंग्लिश में ओपेक कहते हैं, ओपक। अपारदर्शी को इंग्लिश में ओपक कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पार नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पार नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। जैसे ईटा को प्रकाश पार कर सकता है, नहीं, नेवर, कभी नहीं। कुर्सी को भी प्रकाश पार नहीं कर सकता है। टेबल, ये पेन, मान ली पेन के बहुत सारा कुछ, पेन से प्रकाश पार कर सकता है, कभी नहीं, पेन से प्रकाश कभी नहीं पार कर सकता है। पंखा, पेपर से भी प्रकाश नहीं पार कर सकता है। सो आप लोग पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच अंतर समझ गए होंगे। पारदर्शी में कोई पदार्थ से प्रकाश पार कर जाता है और अपारदर्शी में कोई पदार्थ से प्रकाश पार नहीं कर पाता है। तो दोनों में आप अंतर समझ गए। दोस्तों अपारदर्शी के टेबल, ईंट, बुक ये सब उदाहरण है, ठीक है। अब आते हैं पारभासी में। आप दोस्तों पारदर्शी अपारदर्शी पढ़ने के बाद अब आते हैं परभासी। क्या आते हैं, पारभासी में, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट कहते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें पदार्थ अपने से होकर प्रकाश के कुछ भाग को ही जाने देता है। इसमें प्रकाश अपने से होकर कुछ भाग को ही जाने देता है। इसमें पदार्थ पारभासी, ट्रांसलूसेंट, इसमें पदार्थ अपने से होकर प्रकाश के कुछ भाग को ही जाने देता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें पारभासी में प्रकाश होता है ना, उसको कुछ भाग को ही पदार्थ अपने से होकर गुजरने देता है। जैसे मैं आपको बता दूं तो धुआं में क्या होता है दोस्तों, वो कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देता है। जैसे कुहासा के बाद हम बोल सकते हैं तेल लगा कागज को भी बोल सकते हैं खून। इट इज दोस्तों पारभासी में क्या हम कह सकते हैं, इससे दोस्तों पारभासी में क्या हम कह सकते हैं, इसमें पदार्थ प्रकाश को अपने से होकर कुछ भाग को ही जाने देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पारभासी। पारभासी उसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तो दोस्तों पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में आपको अंतर चल गया हो। पारदर्शी में प्रकाश पदार्थ से होकर आर पार कर जाता है, अपारदर्शी में प्रकाश पदार्थ को आर पार नहीं करता है। पारभासी में पदार्थ अपने प्रकाश को अपने से होकर कुछ भाग को ही जाने देता है, उसको क्या बोलते हैं, पारभासी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब दोस्तों आते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब हम बताएंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों प्रकाश के परिवर्तन में होता क्या है, जब वस्तु प्रकाश से टकराती है, मतलब जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है, ठीक है, उस वस्तु से टकराने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन। किसी वस्तु से जब प्रकाश टकराती है और वो एक निश्चित दिशा में जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
जैसे हम दोस्तों बता सकते हैं कि जितना चिकना, इट मीन्स स्मूथ हो, उसमें प्रकाश का परिवर्तन उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे कांच को हम बोल सकते हैं, कांच में प्रकाश की परिवर्तक सबसे ज़्यादा होता है। जैसे दोस्तों आपको बता दें कि अगर कोई शीशा में अगर पीछे से कुछ लगा दिया जाए तो अच्छा सतह होता है। जैसे दोस्तों आज हम बता रहे हैं आईना कैसे बनता है। आईना एक तरह से ना प्रकाश का परिवर्तन के नियम पर ही काम करता है। जैसे मैं आईना के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे आईना में होता क्या है, एक समतल दर्पण लिया जाता है, ठीक है। आईना में क्या होता है, एक समतल दर्पण लिया जाता है, यहीं तक दर्पण है, इसका भाग ठीक है। समतल दर्पण लिया जाता है जिसको समतल कांच भी बोलते हैं। कांच को ही दर्पण या कांच बोलते हैं, जिसको शीशा भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें एक समतल कांच है, ये प्रकाश का बहुत ही अच्छा प्रवर्तक है। तो इसमें आईना कैसे बनता है, जो हम लोग देखते हैं अपना फेस, वो कैसे बनता है वो आज मैं बता रहा हूँ। इसमें होता क्या है, एक समतल कांच को ना पीछे से उसमें चांदी का लेप चढ़ा दिया जाता है। तो आप लोग बोलिएगा चांदी तो बहुत महंगा है, अगर इसका हम लेप चढ़ाएं तो आईना तो बहुत महंगा बिकना चाहिए, बट एकदम सस्ता है, 50 रुपये में मिल जाएगा, 100 रुपये में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये प्रक्रिया एक मशीन के थ्रू होता है, जो कि चांदी की बहुत ही पतली परत उस पर चढ़ाई जाती है, बहुत ही नौ के मात्रा में, उसमें चांदी 9 की मात्रा में रहता है, एकदम बहुत ही पतली परत चढ़ाई जाती है। अब चांदी चढ़ाने के बाद उसमें किया क्या जाता है, उस पर कोई रंग, लाल हो, हरा हो, एनीथिंग, कोई भी रंग, उस चांदी की परत जो चढ़ाते हैं ना, जैसे कांच है, इसमें चांदी की परत चढ़ाए, उस पर लाल रंग के या कुछ के पेंट चढ़ा देते, बहुत ही गाढ़ा करके। पेंट हम क्यों चढ़ाते हैं, तो इसका भी कारण है। पेंट हम इसलिए चढ़ाते हैं, जो इस पे हम चांदी की परत लगाते हैं ना, तो पेंट इस पे हम मार देते हैं तो चांदी की परत सुरक्षित अपने जगह पे रहता है। अगर हम नहीं, अगर पेंट मारेंगे, कोई भी लाल पेंट हो या हरा पेंट हो, कोई भी पेंट हो, अगर हम पेंट नहीं मारेंगे तो चांदी की परत अपने आप कुछ दिन के बाद झड़ जाएगा, तो ये फिर आप आर पार देख सकते हैं। इसको आईना बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक कांच लिया जाता है, उसके बाहर में थोड़ा सा चांदी का परत चढ़ाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में, ऊपर भी शो करता होगा फिगर इसका, तो आप देख सकते हैं फिगर में ये इतना चढ़ाया जाता है क्या, तो ये पेंट, कोई भी प्रकार की पेंट चढ़ाया जाता है। तो आपको मैं बता दूं, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तक। जैसे मान लीजिए कुछ है, इसको हम बाहर से लेप कर दिए, तो ये क्या हुआ, ये परावर्तक सतह हो गया। ये इधर से परावर्तक सतह नहीं होगा, परावर्तक सतह क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में, ओके। अब दोस्तों आते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स करते हैं। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिस नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उसे नियम को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन के नियम, यानी परावर्तन के नियम कहते हैं। दोस्तों इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, जब सूर्य की प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है, ये जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तो एक निश्चित एंगल पे, जिस एंगल पे टकराती है उसी एक निश्चित एंगल पे यानी कोण पे लौट जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। यहाँ पे एक निश्चित नियम का पालन हो रहा है, निश्चित नियम का। अगर अनिश्चित नियम का पालन होता तो हम इसको परावर्तन नहीं कह सकते। निश्चित नियम को पालन होता है उसी को हम परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरण जब पड़ता है तो एक निश्चित नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ता है, जैसे हम इसमें बता रहे हैं। ऐसे में आप ये फिगर देख सकते हैं, ये समतल दर्पण है, ठीक है। ये आपतन बिंदु इसको बोलते हैं, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, इसको आपतन कोण बोलते हैं, इसको परावर्तन कोण, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। तो दोस्तों ये समतल दर्पण है, ये किसी वस्तु ए से मान लिए एक प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक आ रही है, एक निश्चित दिशा में कोण आई पर बनाते हुए कोण आर से रिफ्लेक्ट हो रही, मतलब परावर्तित हो रही, इसी को क्या बोलेंगे हम,
प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। दोस्तों आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आइए हम जानते हैं। आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये मान लिए कोई सतह है, इस पे ये किरण पड़ रही है, ये किरण पड़ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। मान लिए ये कोई सतह है, इस पे पड़ रही है किरण, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण के बाद आते हैं परावर्तित किरण। दोस्तों आपतित किरण जिस सतह पर पड़ने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। जैसे मान लिए ये किसी माध्यम है, इसी माध्यम से आपतित किरण आ रही है, इसी माध्यम से आपतित किरण आ रही है, इसी माध्यम से आपतित किरण आ रही है, फिर इसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों अभिलंब के बारे में आते हैं। अभिलंब क्या होता है, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींची गई लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। जैसे ये किसी सतह है, इस पे खींची गई क्या है, ये अभिलंब है। किसी सतह पे खींची गई क्या है, ये अभिलंब। अभिलंब मतलब क्या होता है दोस्तों, अभिलंब मतलब क्या होता है, 90 डिग्री कोण, मतलब कोई ऐसे रेखा है तो इसको अभिलंब हम खींचेंगे ना, तो ये कोण और ये कोण कितने आपस में 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री मतलब अभिलंब का मतलब ही 90 डिग्री। जैसे हम आपको बताते हैं अभिलंब, अगर इस पे हम अभिलंब खींचेंगे तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, और ये कोण कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो वैसा ही हम बता रहे हैं ये कोण। जैसे किसी सतह के किसी बिंदु पर खींची गई लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। तो किसी सतह के किसी बिंदु पर, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेखा अभिलंब हो जाएगा, ये रेखा क्या हो जाएगा, अभिलंब, ये रेखा क्या हो जाएगा, अभिलंब। दोस्तों आपतन कोण में आते हैं। देखिए होता है क्या, जैसे आपतित किरण, ये आपतित किरण ये है, और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतित किरण, ये आपतित किरण और आपतन बिंदु। ठीक है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब के बीच का कोण क्या है, तो आपतन कोण है। जैसे आपतन कोण के हम आई से डिनोट करते हैं। आपतन कोण को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। जैसे हम आपको एक बार और बता दें आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बनेगा ना, उसी को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। एक बार फिगर में बताते हैं, आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, उसी कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। अब आते हैं परावर्तन कोण के बारे में। दोस्तों परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं, का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो ये अभिलंब हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या हो गया, परावर्तन कोण। दोस्तों परावर्तन कोण, दोस्तों परावर्तन कोण को हम आर से डिनोट करते हैं। परावर्तन कोण को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक, परावर्तन कोण को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। जैसा कि आपको हर एक टॉपिक के बारे में मैं बता रहा हूँ। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम भी पढ़ लिए, तो अब मैं ये कह सकता हूँ प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो 2 नियम क्या होते हैं मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट नियम में हम चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो फर्स्ट नियम में हम चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और
आपतन बिंदु यानी आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दोस्तों इसको कहने का मतलब क्या हुआ तो मैं बता रहा हूँ। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तब वाकई में ये समतल दर्पण है, ये आपतित किरण इसी समतल में है, अभिलंब इसी समतल में और परावर्तित किरण भी इसी समतल में। तो ये हम इसी को डिटेल्स करके हम लिखे हैं। और सेकेंड नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोस्तों हम फर्स्ट नियम तो पढ़ लिया, अब सेकेंड नियम में आते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर। जैसे में ये आपतन कोण ये है, आपतन कोण किसे कहते हैं तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। आपतन कोण बराबर होता है किसका, परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों आते हैं, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पे लंबवत पड़ता है तो क्या होता है। अब इसके बारे में कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे दोस्तों मैं बता दूं ये क्या है, ये समतल दर्पण है। ये क्या है, समतल दर्पण है। मैं क्या बोला, समतल दर्पण पर अगर प्रकाश की किरण लंबवत पड़े तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये समतल दर्पण है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है जब यहाँ पे समतल दर्पण तो 90 डिग्री, लंबवत मतलब 90 डिग्री, तो हम इस पे हम आपतित किरण कर रहे हैं। तो आपतित किरण कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे कहें तो ये आपतन कोण 0 हो जाएगा, ठीक है। आपतन कोण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपतन कोण यानी I इज इक्वल टू 0। तो आपतन कोण अगर 0 होता है तो परावर्तन कोण यानी R बराबर भी तो 0 हो जाएगा। जब ये मान लिए आपतन कोण अगर 0 डिग्री बनाता है, मान ली हम इसी अति पर करते हैं, आपतन कोण 0 बना रहा है तो परावर्तन कोण भी 0 बनाएगा। तो ये एक, अगर आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 बना रहा है तो ये निश्चित है कि ये सीधा में हम आपतन और परावर्तन होगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं, इस इधर से हम किरण लंबवत भेज रहे हैं आपतित, या इधर से हम किरण को भेज रहे हैं आपतित कर रहे हैं, तो इसी लाइन पर फिर परावर्तित हो जाएगा। समतल दर्पण में एक खासियत है, अगर दर्पण पे लंबवत अगर प्रकाश किरण पड़ती है ना, तो वो उसी जिस पर लंबवत पड़ती है उसी पे फिर लौट जाती है। इससे यह डिस्कशन में हम कह सकते हैं, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। ऐसे हम इसको लास्ट में लिख सकते हैं। दोस्तों लास्ट में हम क्या लिखे, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल में आपको बताए थे कि हम इस पे आपतित कर रहे हैं, समतल दर्पण है तो 90 डिग्री पर हम आपतित करेंगे ना, तो इसी पथ पर लौट जाएगा। यानी लंबवत हम समतल दर्पण पर कोई किरण को आपतित करें तो परावर्तित भी उसी अथी पे हो जाएगा, यानी आपतन कोण 0 तो परावर्तन कोण भी 0। दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा, आप लोग ही हमको बता सकते हैं आज का क्लास कैसा लगा। वैसे आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छा जा रहा है।
चैनल का सब्सक्राइबर रेट भी बहुत ही अच्छी जा रही है दोस्तों। ऐसा अगर चलता रहा तो बहुत जल्दी हम 1K पहुंचने वाले हैं, बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले। सो आप लोग से, अगर आप लोग की पढ़ाई अच्छा लगता होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। मैं अमरिंदर कुमार लास्ट में बोल रहा हूँ थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।